बेटा, कल मैं सूरज पे लेक्चर दूंगी तो कल की क्लास मिस मत करना। मैम मैं नहीं आऊँगा। क्यों? मैम मेरी मम्मी पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मैं विक्रम, पीजीटी कॉमर्स फ्रॉम विक्रम सर क्लासेस। आज आप लोगों के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे। आज हम उन प्रिंसिपल्स के नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आई होप जो है आप लोगों को मेरी क्लासेस बहुत पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको क्लासेस बहुत पसंद आ रही हो तो बेटा कृपया करके आप इनको जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, हमने लास्ट टाइम जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन था हमारा अबाउट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बेटा? हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे जो हम पढ़ चुके थे, उनका मीनिंग क्या था, लिस्ट ऑफ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या थे, और इन सब के बारे में हम वन बाय वन करके डिस्कस कर चुके थे। ये देखिएगा, हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था लास्ट टाइम, डेफिनेशन देख ली थी बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल में। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था, कॉस्ट कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था, और साथ ही साथ हमने इसके ऊपर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी देख लिए थे। और इसके बाद हमने पढ़ा था रिवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट, और ये शायद हमारा लास्ट कंसेप्ट है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नए कंसेप्ट के साथ, और हमारा आज का कंसेप्ट रहेगा दैट इज मैचिंग कंसेप्ट। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे मैचिंग कंसेप्ट से। तो मैचिंग कंसेप्ट के बारे में जानने के लिए अपने जो है नोटबुक पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि जो जो मैं पढ़ाता जाऊं, जो जो मैं कराता जाऊं, आप उसको नोट भी करते जाएं ताकि आप लोगों को बाद में समस्या ना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं मैचिंग कंसेप्ट से। मैचिंग कंसेप्ट क्या है बेटा? देखिए, मैचिंग कंसेप्ट को अगर मैं नॉर्मली आप लोगों से डिफाइन करूं तो मैचिंग कंसेप्ट का मतलब होता है एक ऐसा कंसेप्ट जिसके अंदर हम जो नेट प्रॉफिट कमाते हैं तो उस प्रॉफिट को कमाने के लिए जितना भी हमने खर्चा किया है वो सब कंसिडर करके चलते हैं। उन सबको हम यहाँ रिकॉर्ड करके चलते हैं, बेशक से चाहे हमने वो पेड किए हों चाहे वो पेड नहीं किए हों, चाहे वो बेसिक, it means that is to be recorded on the basis of accrual basis. The process of ascertaining the amount of profit earned or loss incurred during a particular period involves deduction of related expenses from the revenue earned during that period. That is known as profit is equal to revenue minus में expenses. हमें पता ही है कि जो प्रॉफिट है वो कैसे निकलता है बेटा, रेवेन्यू माइनस में एक्सपेंसेस। तो मैचिंग कंसेप्ट किस बात पे फोकस करता है? कंसेप्ट emphasizes that expenses incurred in an accounting period should be matched with the revenue recognized during the same period। ठीक, कि जो पैसा आपने कमाया है उससे रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो आपस में मैच होने चाहिए। वो खर्चे पार्टिकुलरली जिस इनकम के लिए किए गए हैं उनके लिए वो रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मैचिंग कंसेप्ट। एग्जांपल के तौर पर यदि मान लीजिए मैंने परचेजेस की है और मैंने सेल्स की है, तो परचेजेस जो है बेसिकली वो इसलिए की है ताकि हमको रीसेल कर सकें, तो दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। चाहे हम उनके लिए पेमेंट करें चाहे उनके लिए पेमेंट ना करें, लेकिन खर्चों को हमने रिकॉर्ड करके चलना है। चलिए इसके रूल्स देखते हैं कि किन किन रूल्स पर ये फोकस करता है। रूल्स फॉर मैचिंग कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट के रूल है बेटा? देखते हैं। पहला है revenues and expenses incurred to earn these revenues belong to the same accounting period while ascertaining the profit or loss of an accounting year. Cost of goods sold must be matched with their sales revenue while ascertaining the profit or loss of an accounting year.
We should not take the cost of all the goods produced or purchased during that period, but consider only the cost of goods sold during that year. For this purpose, the cost of unsold goods should be deducted from the cost of goods प्रोड्यूस्ड और परचेज। राइट, इसका मतलब क्या बेटा, मान लीजिए आपने जो गुड्स हैं वो 1 लाख रुपए की परचेज की और उसका जो है 50% जो है आपने 60,000 रुपए में बेच दिया, तो आप जब प्रॉफिट निकालेंगे या ग्रोस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती क्या है, जो सामान आपने बेचा है उसकी लागत को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वो कैसे निकाला जाता है बेटा, तो जो इसकी कॉस्ट थी वो कितनी बनी, 1 लाख का 50% बेचा 50,000 और जो है कितने में बेचा हमने 60,000 में, तो 60 माइनस में 50, 10,000 रुपए का मैं क्या हुआ बेटा, ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। बच्चों बताओ कौन सा प्लैनेट सूरज के सबसे करीब है? सबसे करीब बताओ जल्दी। बता रही हूँ ना, मरक्यूरी है। बिल्कुल सही जवाब, मर्क्यूरी है। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या होता है बेटा, द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर्स दैट ऑल मटेरियल्स एंड रेलेवेंट फैक्ट्स concerning financial performance of an enterprise must be and completely disclosed in the financial statements and their accompanying notes to the accounts. It means कि जो भी material और relevant facts है ना वो हमें डिस्क्लोज करने चाहिए, वो हमें दिखाने चाहिए नोट्स टू अकाउंट के तौर पर। ऐसा ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जो कि हम ना डिस्क्लोज करें, जैसे कि कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज। हमें अगर हमारे पास यदि कोई कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्रिएट होती है, बेटा कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का मीनिंग हमने पढ़ा था अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में, वो लाइबिलिटीज जो एट प्रेजेंट हमारी लाइबिलिटीज नहीं है बट इन नियर फ्यूचर दे कैन बी, तो उनको भी हमें अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाते वक्त, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त डिस्क्लोज करना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका रेलिवेंस क्या है। टू हेल्प द यूजर्स टू टेक साउंड डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। देखिए बेटा, अगर हम सारी चीजों को डिस्क्लोज करके चलेंगे तो जो यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, उनको साउंड डिसीजन लेने में मदद मिलती है, अच्छे डिसीजन, साइंटिफिक डिसीजन ले सकते हैं, वो डिसीजन उनका जो है वो एक्यूरेट हो सकता है। अच्छे, तुझे मैथ्स आती है? हाँ आती है। तो 1 से लेकर 5 तक की गिनती सुना। 1 2 3 5। 4 कहाँ गया? वो तो मर गया। वो कैसे? आज सुबह ही मैंने न्यूज में देखा, कार एक्सीडेंट में 4 की मौत। नेक्स्ट है टू गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टेट ऑफ अफेयर्स, और साथ ही साथ उनको फर्म की ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी, लाभ कमाने की क्षमता के बारे में पता लगता है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के बारे में अगर बात करें तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट होता क्या है, देखिए कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब है, consistency concept states that accounting methods, policies, practices followed by a business enterprises should be uniform and consistent over a period of time so that results are comparable। इसका मतलब है बेटा, अगर कोई भी फर्म किसी प्रकार की पॉलिसी, मेथड, प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही है तो उनको ईयर आफ्टर ईयर इनको फॉलो करना चाहिए, उनको बीच में बदलना नहीं चाहिए। अगर वो बदलते हैं तो उनको नोटिफाइड करना चाहिए कि दैट दे आर गोइंग टू चेंज द accounting policies, methods or the any kind of practices। इससे क्या होता है कि हमें कंपैरिजन करने में आसानी होती है अपने डाटा का, अपनी ही फर्म के प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ, अपनी फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का दूसरी फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, तो वहां हम आसानी से क्या कर पाते हैं बेटा, कंपैरिजन। चलिए देखते हैं इसका रेलेवेंस क्या है। रेलेवेंस के तौर पर अगर हम देखें तो द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड by the financial statement would be useful in drawing conclusion regarding the working of an enterprise only when it is allows comparison over a period of time as well as with the working of the other enterprises। yes, जैसा कि मैंने बताया, अगर हम कंसिस्टेंसी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है बेटा उसका, कि हम आसानी से कंपैरिजन से कर सकते हैं, चाहे वो इंटरफर्म कंपैरिजन हो चाहे वो इंट्राफर्म कंपैरिजन हो। Thus, both interfirm or intrafirm comparison are required to be made।
This can be possible only when accounting methods, policies, practice followed by the enterprises are uniform and are consistent over the period of time. और ऐसा केवल कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज, मेथड, प्रैक्टिसेस वो क्या हो, ओवर द ईयर सेम रहे, इन द मिड उनको चेंज ना करें। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक फर्म स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही है और हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रहे हैं, तो हम आपस में कंपैरिजन बेशक से ना कर पाए, लेकिन अगर हम अपने प्रीवियस ईयर के डाटा से कंपैरिजन करना चाहें तो हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। और अगर हमें एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना है तो दोनों ही फर्म को एक जैसे मेथड, एक जैसे पॉलिसी, एक जैसे रूल्स को फॉलो करना होगा। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास इसमें एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या बताता है। बेटा क्वेश्चन में लिखा है, Ruchika's father is the sole proprietor of Friends Gift, a firm engaged in sale of gift items. In the process of preparing financial statements, the accountant of the firm, Mr. Goyal, fell ill and had to proceed on leave. Ruchika's father was urgently in need of the statements as these had to be submitted to the bank in pursuance of a loan of rupees 5 lakh applied for the expansion of business of the firm. Ruchika, who is studying accounting in her school, volunteered to complete the work. On scrutinizing the accounts, the banker found that the value of building bought a few years back for rupees 7 lakh has been shown in the books at rupees 20 lakh, which is its present market value. Similarly, as compared to the last year, the method of valuation of stock was changed, resulting in value of goods to the about 15% higher. Also, the whole amount of rupees 70,000 spent on the purchase of personal computer, expected life 5 years, during the year had been charged to the profits of the current year. The banker did not rely on the financial data provided by Ruchika, advised Ruchika for the mistakes committed by her in the preparation of financial statement in the context of basic concepts in the accounting. तो यहाँ तो इस केस स्टडी में बेटा आपने क्या देखा कि फ्रेंड्स गिफ्ट नाम की एक सोल प्रोप्राइटरशिप है जो कि रुचिका के फादर चला रहे थे, और उसमें जो एक अकाउंटेंट था मिस्टर गोयल, वो बीमार हो जाता है और लंबी छुट्टी लेकर चला जाता है। तो रुचिका क्योंकि उसने अकाउंटिंग पढ़ी होती है और वो अकाउंटिंग के बेसिस पर जो फर्म ने एक लोन के लिए एप्लीकेशन दी थी बैंक से 5 लाख रुपए की, उसके एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, तो उसके बारे में विचार करती है। और क्योंकि उसने अकाउंटिंग पढ़ी होती है तो क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है। ऑन स्क्रूटनाइजिंग द अकाउंट्स, उसको क्या मिलता है बैंकर को कि एक एसेट्स जो कि बिल्डिंग है 7 लाख रुपए की परचेज की गई थी कई साल पहले और उसको आज मार्केट वैल्यू 20 लाख पर दिखाया गया है। और इसी तरीके से वो जब लास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन करता है, सिमिलरली एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर, द मेथड ऑफ वैल्यूएशन स्टॉक वाज आल्सो चेंज, और वो पाता है कि जो स्टॉक का वैल्यूएशन मेथड वो भी बदला हुआ है, जिसके कारण स्टॉक की वैल्यू में 15% इंक्रीज दिखाई दे रहा है। Also, whole amount of 70,000 spent on purchase of personal computer expected life 5 year during the year had been charged to the profit and loss for the current year। और एक कुछ 17,000 रुपए का पैसा 17,000 रुपए खर्च किए थे पर्सनल कंप्यूटर परचेज करने के लिए, जिसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 5 ईयर थी, और उसको भी सारे के सारे अमाउंट को हम कहाँ दिखा रहे हैं, रुचिका कहाँ दिखा रखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखा था रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हुए। तो बैंकर डिड नॉट रिलीव, जिसके कारण बैंकर को उसके फाइनेंशियल डाटा पर विश्वास नहीं होता और वो रुचिका को एडवाइस करता है कि जो मिस्टेक्स इसमें हुई है उनको फाइंड आउट करे और उनको ठीक करे एज पर द बेसिक कांसेप्ट इन द अकाउंटिंग। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स उसने की यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं द मिस्टेक्स कमिटेड बाय हर इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एज फॉलोज। पहली मिस्टेक जो थी बेटा वो क्या थी, सबसे पहली मिस्टेक थी कि जो बिल्डिंग थी जो 7 लाख रुपए की जो उन्होंने परचेज की थी और 20 लाख पर दिखा रखी थी, जो कि गलत था, बिकॉज एज पर द cost concept was not followed here. The cost concept requires that all the assets are recorded in the books of account at their historical cost, that is purchase price, or maybe charging the after charging the depreciation, which includes cost of acquisition, transportation, installation, and making the assets ready to use. The market value basis is not reliable as the value of an asset may change from time to time, making the comparison between one period to another period very difficult. तो एक ये भी जो है कारण रहा
कि वो उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाया, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू 7 लाख थी जो कि 20 लाख रुपए दिखा रखी थी, जिसके कारण से वो उन डाटा पे यकीन नहीं कर पा रहा था। दूसरा, as compared to the last year, the method of valuation of stock was changed, resulting in the value of goods to be increased by 15%. तो ये जो है बेसिकली किस कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट की तरफ फोकस करता है बेटा, दैट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। क्योंकि कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये बताता है कि अगर हम कोई मेथड, पॉलिसी, प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं तो दैट शुड बी कंटिन्यू फॉर द ईयर टू ईयर, दैट शुड नॉट बी चेंज इन बिटवीन ऑफ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, राइट। तो कौन सा कंसेप्ट यहाँ फॉलो नहीं हो रहा बेटा, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट जो गलती की कि 70,000 रुपए का जो उसने कंप्यूटर खरीदा था, जिसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 5 साल थी, उसको सारे को प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर लिया, जो कि उसने क्या किया, गलत किया। क्योंकि अगर 70,000 रुपए का वो पर्सनल कंप्यूटर खरीद रहा है तो दैट इज टाइप ए काइंड ऑफ एसेट। और एज पर द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है, हम क्या कहते हैं बेटा, इट वाज नॉट फेयर टू चार्ज द होल अमाउंट ऑफ 70,000 फ्रॉम द revenue of the current year. Instead, that part of computer which has been consumed or used during the current year, that is depreciation of rupees 14,000, should be charged from the profit and loss account, and the remaining amount should be carried forward to the next year over its estimated life. तो इनके ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए था। इसको बेटा रुपीज लिख लेंगे आप। तो आई होप कि आपको एक स्टडी समझ में आई होगी। इसके स्टडी में जो 3 बेसिक कंसेप्ट फॉलो नहीं हुए थे, कौन कौन से थे बेटा, कॉस्ट कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट होता क्या है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म आल्सो कॉल्ड प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट आर द सेम। क्या कहते हैं बेटा, एज पर दिस प्रिंसिपल हमें करना क्या चाहिए, दैट अगर एंटिसिपेटेड लॉसेज है बेटा, तो उन एंटिसिपेटेड लॉसेज को तो हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, और एंटिसिपेटेड यदि गेन या इनकम से तो उनको रिकॉर्ड करके नहीं चलना चाहिए। ये हमें ये बताते हैं। जी तो ओके, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ओके चलिए, ये कंसेप्ट हमें क्या बताता है, ये कंसेप्ट हमें बताता है कि एंटिसिपेटेड लॉसेज को तो रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन एंटिसिपेटेड गेन्स इनकम को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं इसमें लिखा क्या है। द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म आल्सो कॉल्ड प्रूडेंस कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट प्रॉफिट्स गेन्स should not be recorded in the books of account until realized, but all the losses, even those which may have a remote possibility मतलब कि अभी संभावना नहीं है, और संभावना है तो काफी दूर की है, यानी कि वो अभी इन फ्यूचर होने की संभावना नहीं है, लेकिन मे भी हो सकती है, must be provided for in the books of account. The objective of conservatism prudence concept is to adopt a conscious approach in ascertaining income so that profits of the enterprises are not overstated. तो ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, वो यही है कि हमें कॉन्शियस अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए इनकम के बारे में, कि हमें इनकम को रिकॉर्ड करके ना चले, ताकि हमारी जो स्टेटमेंट्स है वो ओवरस्टेटेड दिखाई ना दें। चलिए इसकी एप्लीकेशंस पर चलते हैं। इसके एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन है क्लोजिंग स्टॉक is valued at cost or market value whichever is lower। तो सबसे पहला ये इंप्लीकेशन देता है कि इसके अकॉर्डिंग हम जब भी स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं तो मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू जो दोनों में कम होती है उसको रिकॉर्ड करके चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्रिएटिंग प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये हमें बताता है कि जो डेटर्स होते हैं वो सारे अच्छे नहीं हो सकते, उनमें से हो सकता है कि ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस कि कुछ डेटर्स हमारा पैसा देने से मना करते हैं या वो डूब जाएं, तो उनके लिए हमें प्रोविजन क्रिएट करके चलना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये हमें ये भी बताता है कि जो डेटर्स होते हैं अगर हमें उनसे पैसा टाइमली लेना है, और बताता है कि डेटर्स जो है सारा पैसा नहीं भी दे पाते तो हम उनको कुछ डिस्काउंट देकर पैसा रिकवर करा सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक प्रोविजन बनाना चाहिए जो कि एंटिसिपेटेड है। जरूरी नहीं है कि वो सारा पैसा नहीं दे पाए, क्या पता दे भी दें, लेकिन फिर भी एडवांस में हम प्रोविजन बनाकर चलते हैं। अगर ऐसी कोई संभावना हमें दिखती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो हम उनके लिए डिस्काउंट का प्रोविजन करके चलते हैं। नेक्स्ट बेटा इसमें एक क्वेश्चन है हमारे पास, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए कस्टमर हैज फाइल्ड ए सूट against a trader who has supplied poor quality goods to him. It is known that
the court judgment will be in favor of customer and the trader will be required to pay the damages. However, the amount of legal damages is not known with certainty. The accounting year has already been ended and the books are now finalized to ascertain the true profit or loss. The accountant of the trader has advised him not to consider the expected loss or account of payment of the legal damages because of the amount is not certain and the final judgment of the court is not yet out. Do you think that accountant is right in his approach? Give valid reason in spot exam. तो देखिए बेटा, आपने क्वेश्चन को पढ़ा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अकाउंटेंट की जो बेसिकली एडवाइस थी, अकाउंटेंट जो था वो सही नहीं था एंड द अकाउंटेंट एडवाइस टू द ट्रेडर क्या था, not to consider the expected loss on account of payment of legal damages because the account is not certain and finally judgment of the court is not yet out, is not justified. तो ये इसको जस्टिफाइड नहीं करता. जो अकाउंटेंट की जो ट्रेडर को एडवाइस थी वो इस जो स्टेटमेंट है यहाँ सही नहीं है, क्योंकि रीजन क्या है, कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट जो हमें ये बताते हैं कि यहाँ पर जो कंसेप्ट इज नॉट फॉलोड बाय द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ने जो है उसको फॉलो नहीं किया है. The concept of conservatism, also called prudence principle, requires that profit and gains should not be recorded in the books of account until realized, but all the losses, even those which maybe have a remote possibility, must be provided for in the books of account. तो लेकिन ये क्या कहता है, अगर थोड़ी बहुत भी हमें पॉसिबिलिटी लगती है कि कोई लॉस हो सकता है, कोई फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है, तो हमें उसको रिकॉर्ड करके चलना चाहिए, जबकि अकाउंटेंट ने ऐसा नहीं किया. This concept provides guidance for recording transactions in the books of account and is based on the policy of playing safe. This may be reflecting a generally pessimist attitude adopted by the accountants, but is an important way of dealing with the uncertainty. बेशक से ये एक पेसिमिस्ट अप्रोच दिखाई दी, लेकिन फिर भी हम इसको ही कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट तरीका था, इम्पोर्टेंट वे था किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का. चलिए नेक्स्ट है बेटा हमारे पास मेटेरियलिटी कंसेप्ट. देखिए मेटेरियलिटी कंसेप्ट क्या होता है, all information about material facts should be disclosed through the financial statements. इसका इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन का मतलब है बेटा जो कि एक यूजर को रिक्वायर्ड होती है. अब अगर किसी यूजर को जरूरत है, मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, उसको किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी, he want to get the information about the dividend distribution, return on investments. अगर वो इन्फॉर्मेशन हम उसको देंगे तो ही वो सही डिसीजन ले पाएगा. और अगर उसकी जगह हम उसको बताना स्टार्ट कर दें कि हमारे खर्चे इतने हैं और हमारी लायबिलिटी इतनी है, हमारी एसेट्स, तो क्या वो डिसीजन ले पाएगा? बिल्कुल नहीं ले पाएगा. उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए बेटा कि जो ROI है वो कितना है. तो ये बताता है so that users can take relevant decision. However, efforts should not be wasted in recording and presenting the facts which are immaterial in the determination of income. The question that arises here is what is material fact, and the materiality of a fact depends on its nature and amount involved. Nature of information, whether or not it would influence the decision of users of financial statements. For example, money spent on creation of additional capacity of a theater would be material fact as it is going to increase the future earning capacity of the enterprises. Similarly, information about any change in the method of depreciation adopted or any liability which is likely to arise in near future would be significant information. अगर मैं इंफॉर्मेशन के बेस पे बात करूं तो इंफॉर्मेशन इनको हम क्या कहेंगे बेटा, मटेरियल इंफॉर्मेशन कहेंगे. अगर मैं बात करूं अमाउंट के बेसिस पर तो व्हाट वुड बी द मटेरियल फैक्ट. In the certain cases, when the amount involved is very small, strict adherence to full disclosure principle is not required. For example, stock of erasers, pencils, scales, etc. are not shown as assets, whether whatever amount of stationery is bought in an accounting year is treated as the expense of that period. Whether
consumed or not. The amount spent on stationery is treated as revenue expenditure and taken to the profit or loss account. तो हमने हमने यहाँ बेटा क्या देखा कि जो मटेरियल फैक्ट है वो बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड कर सकता है, तो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन पर और एक अमाउंट इन्वॉल्व पर। तो इसके लिए मैं अगर एग्जांपल लूं तो मान लीजिए एक नट बोल्ट बनाने वाली कंपनी है, यदि वो नट बोल्ट बनाती है और उसमें कुछ 1%, आधा परसेंट जो नट बोल्ट डिफेक्टिव निकल जाते हैं, उस कंपनी पर के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर वो फिक्स कर दे कि 2% तक अगर रॉ मटेरियल बनता है, वेस्टेज निकलती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2% से ज्यादा होता है दैट विल बी देयर मटेरियल इंफॉर्मेशन फॉर देम। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे बेटा, अगर 2% से ज्यादा उनका वेस्टेज निकल जाता है तो वो क्या होगी इनके लिए एक इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट इंफॉर्मेशन होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास बेटा ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। The concept of objectivity requires that accounting transactions should be recorded in an objective manner, free from the bias of accountants and others. This can be possible when every transaction is supported by verifiable document or voucher. For example, the transaction for the purchase of materials may be supported by the cash receipt for the money paid. If same is purchased on cash or copy of invoice and delivery challan, if the same is purchased on credit. Similarly, receipt for amount paid for purchase of a machinery becomes the documentary evidence for the cost of machinery and provides an objective basis for the verifying this transactions. इसका मतलब क्या है बेटा ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट का, कि कोई भी ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं ना तो वो इस तरीके से की जानी चाहिए, इस ऑब्जेक्टिव मैनर से की जानी चाहिए कि इसको हम वेरीफाई कर सके। जैसे इसने एग्जांपल दिया, अगर आपने गुड्स को नगद बेचा तो आपके पास कैश इनवॉइस होगा, क्या होगा बेटा कैश वाउचर एक प्रकार से, और अगर आपने गुड्स उधार बेची तो आपके पास डिलीवरी चलान होंगे या इनवॉइसेज होंगे, है ना। तो वो उस ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं जस्ट कि ये ट्रांजैक्शन हमने की है। तो इसलिए जो हमारे जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये भी है कि वो ऑब्जेक्टिविटी को क्लियर करे, वो ऑब्जेक्टिविटी के बारे में हमें बताए। चलिए नेक्स्ट एक छोटा सा एमसीक्यू टेस्ट लगा लेते हैं बेटा। आई होप कि आप लोगों ने जो है क्वेश्चंस देख लिए होंगे, सारे कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। If a firm believes that some of its debtor may default, it should act on this by making sure that all possible losses are recorded in the books. This is an example of which concept? अगर मान लीजिए हमारे डेटर्स ये हमें फर्म ये बिलीव करती है कि डेटर से कुछ पैसा डूब सकता है, तो बताइए किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इन चीजों को रिकॉर्ड करके चलते हैं। यस, वेरी गुड, वी विल फॉलो द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। नेक्स्ट है बेटा, द फैक्ट दैट अ बिजनेस इज सेपरेटेड and distinguishable from its owner is best exemplified by the which concept? बताइए बेटा। यस, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम ऐसा कहते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट है बेटा थर्ड क्वेश्चन, द blank concept state that if straight line method of depreciation is used in 1 year then it should be also be used in the next year। बताइए कौन सा कंसेप्ट ये कहता है बेटा? यस, दैट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। वो हमें बताता है कि हम उसके अकॉर्डिंग ईयर टू ईयर एक सेम प्रकार की पॉलिसी मेथड्स को फॉलो करना चाहिए, उनको बीच में बदलना नहीं चाहिए, ताकि हम इंट्राफर्म और इंटरफर्म कंपैरिजन इजीली कर सके। नेक्स्ट है बेटा, ए फर्म में होल्ड स्टॉक व्हिच इज हेवीली इन डिमांड, कॉन्सिक्वेंटली द मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक मे बी इंक्रीज, नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसीजर इज टू बी इग्नोर दिस बिकॉज ऑफ। तो बेटा ये कहता है कि एक फर्म में ना स्टॉक जो ना व्हिच इज हेवीली इन डिमांड बहुत अधिक मात्रा में है, consequently market value of this stock may be increased, normal accounting procedure is to ignore this because of। किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसा होता है बेटा? हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो अनएक्सपेक्टेड गेन होते हैं उनको रिकॉर्ड करके नहीं चलते हैं, तो उनको हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और ये किसके अकॉर्डिंग करते हैं बेटा? हम लोग कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है बेटा, इफ अ फर्म रिकॉग्नाइज्ड एन ऑर्डर ऑफ गुड्स इट वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द सेल्स फिगर ओइंग टू द, अगर मान लीजिए हम एक ऑर्डर को प्राप्त करते हैं गुड्स के,
और इट वुड नॉट बी इंक्लूड इन द सेल्स फिगर ओइंग टू द, इनको हम सेल्स में शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा? क्योंकि एज पर रिवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट हम ये कहते हैं जब तक कि हमने टाइटल ट्रांसफर ना कर दें तब तक हम उसको सेल्स नहीं मानते। चलिए नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, द मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म इज रिमार्केबली इनकम्पिटेंट बट द फर्म्स अकाउंटेंट कैन नॉट टेक द दिस इनटू अकाउंट व्हाइल प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज ऑफ। देखिए हमने मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म इज रिमार्केबली इनकम्पिटेंट, जो मैनेजमेंट है किसी फर्म की वो इनकम्पिटेंट है, लेकिन उसको फर्म में अकाउंटेंट जो रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसको मॉनेटरी वैल्यू भी प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो कौन सा कंसेप्ट यहाँ फॉलो करेंगे बेटा? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और है हमारे पास, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। रिकग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस इज द सेम पीरियड एज एसोसिएटेड रेवेन्यू इज कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल। अगर हम मान लीजिए कोई खर्चे करते हैं और रेवेन्यू जनरेशन से रिलेटेड, तो उनको सेम ईयर में ही सेम पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं, तो कौन से कंसेप्ट को फॉलो करते हैं बेटा? मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, द अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ अकाउंटेंट टू रिजोल्व अनसर्टेनिटी एंड डाउट्स इन फेवर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एसेट्स एंड रेवेन्यूज एंड ओवरस्टेटिंग लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस इज नोन एज। तो इस कंसेप्ट को कौन दूर करता है बेटा? प्रूडेंस कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास इसमें, रेवेन्यू जनरली रिकॉग्नाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल्स डिनोट द कंसेप्ट ऑफ। कौन बताता है बेटा इसको? रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट। देखिए लिखा ना, रेवेन्यू जनरली रिकॉग्नाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल डिनोट द कंसेप्ट ऑफ, तो रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पता लगता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, द ब्लैंक कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड फॉर 1 year to another year, दैट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, नो डाउट। नेक्स्ट है बेटा, the concept requires that accounting transactions should be free from the bias of accountant and others। बताइए इसको कौन करता है? ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। यस, नो डाउट, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट को हम यहाँ फॉलो करके चलते हैं। किस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं बेटा? ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट को। नेक्स्ट है, एवरीथिंग अ फर्म ओन्स इट आल्सो ओन्स आउट टू समबडी, दिस कोइंसिडेंस इज एक्सप्लेन्ड बाय द कंसेप्ट। बताइए किसके द्वारा होता है? यस, ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, नो डाउट ये ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल होता है। इसमें हम एक ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट दो जो है टू जो है साइड्स को रिकॉर्ड करके चलते हैं। देखिए बेटा ये सारा जो मटेरियल मैंने लिया है वो सुभाष दे की बुक से लिया है, जो सीधा पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश्ड है। आई होप कि आपको सारी जो बातें समझ में आई होंगी। चलिए लास्ट थिंग मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ बेटा, कॉमर्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। सो आई होप कि आप लोग एज ए कॉमर्स स्टूडेंट्स पूरा सामर्थ्य के साथ प्रयास करेंगे अपनी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग पढ़ेंगे एक एमसीक्यू टेस्ट, हम एक एमसीक्यू टेस्ट पर डिस्कस करेंगे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड होगा। और अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो प्लीज यू कैन व्हाट्सएप मी एट 9671925624 विक्रम सर क्लासेस बेसिकली कॉमर्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। चलिए ये तो हुआ बेटा जो है, मैं आप लोगों से लास्ट में सिर्फ इतनी ही अपील करना चाहता हूँ बेटा, अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस पसंद आई हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को जो है साथ साथ मोटिवेट कीजिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस को देखें और अपने कंसेप्ट सीख को बनाए। बाय बाय, थैंक यू।